बच्चों, आज हम आपको बीए सेकेंड ईयर जो है हमारा एथिक्स का जो पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें कांट के ऊपर चर्चा करेंगे कि कांट जो है वो नैतिकता के कुछ नियमों की चर्चा करते हैं और उन नियमों के आधार पर नैतिकता की स्थापना करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है कि कांट के अनुसार मुख्य 4 नैतिक नियम की व्याख्या करें और कांट जो है नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता से क्या समझते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कांट कहते हैं कि नैतिकता के सर्वोच्च नियम निरपेक्ष आदेश के आधार पर कांट ने 4 नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कांट के अनुसार बौद्धिक प्राणी होने के कारण मानव को उन्हें आचरण में लाना चाहिए जो कि मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण में सहायक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि जो है निरपेक्ष आदेश वे आदेश हैं जो कि सार्वभौमिक हैं और जो कि परिणाम निरपेक्ष हैं, अर्थात जिनकी जो है सत्यता किसी परिणाम पर आधारित नहीं रहती, वो अपने आप में स्वतः साध्य हैं। तो इन 4 नैतिक नियमों में पहला नियम है सार्वभौमिकता का नियम। सार्वभौमिकता निरपेक्ष आदेश की प्रथम तथा अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में इसे नैतिक आदेश नहीं माना जा सकता। इसलिए निरपेक्ष आदेश के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल ऐसे नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प कर सके। कांट ने इसे ही सार्वभौमिकता का नियम कहा है। सार्वभौमिकता का यह नियम वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता और निष्पक्षता पर जोर देता है जो कि नैतिकता के लिए अनिवार्य है। कांट के अनुसार नैतिक नियम सदैव अपवाद रहित होता है क्योंकि इसी नियम को सार्वभौमिकता के नियम के रूप में स्वीकार करने तथा अपने आप को तथा अन्य किसी व्यक्ति को इसका अपवाद मानने में आत्मविरोध स्पष्ट है। सार्वभौमिकता नैतिक नियम की अनिवार्य शर्त है, अर्थात नैतिक नियम किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर न होकर समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो बड़ी बात है सार्वभौमिकता के नियम की कि सार्वभौमिकता का नियम वो नियम है जो सभी व्यक्तियों पर समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता हो। आरएम हेयर ने भी सार्वभौमिकता के सिद्धांत को नैतिकता की अनिवार्य शर्त माना है। आरएम हेयर जो कि इसके परामर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कांट के इस नियम का व्यवहारिक जीवन में नैतिकता की दृष्टि से महत्व है। अभी सार्वभौमिकता के नियम की आलोचना भी की गई है। जैसे पहली आलोचना है कि इस नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे सार्वभौमिकता का नियम मुख्यतः निषेधात्मक है क्योंकि यह बताता है कि हमें ऐसे नियम के अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए जिसे समान परिस्थिति में सभी मनुष्य स्वीकार नहीं करते। इस नियम के आधार पर अनेक ऐसे कर्मों को भी उचित मानना पड़ेगा जिन्हें सामान्यतः उचित माना नहीं जाता। जैसे निर्धन व्यक्ति को दान देना नैतिक दृष्टि से शुभ है किंतु इसे सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता। दूसरी आलोचना यह है कि सार्वभौमिकता के नियमों में परिणामों की व परिस्थितियों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो अब जो है दूसरा नैतिकता का नियम कांट का वो है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम। कि मनुष्यता को हम सदैव साध्य माने, उसे हम साधन के रूप में प्रयुक्त ना करें। अर्थात इस प्रकार कार्य करो कि स्वयं तुम में तथा दूसरों में निहित मनुष्यता साधन मात्र न रहकर सदैव अपने आप में साध्य बनी रहे। यह नियम बताता है कि हमें स्वयं अपनी तथा दूसरों की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। कांट का विचार है कि बौद्धिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं गौरव होता है जिसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को उसे कुचलने का अधिकार नहीं है। ऐसी प्रथा इस नियम के विरुद्ध है जो मनुष्य को साधन मात्र मान लेती है और उसे अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश करती है और इसी आधार पर कांट ने दासता, चोरी आदि को अनैतिक माना है।
कांट यह नहीं मानते कि केवल दुख से मुक्ति के लिए आत्महत्या करना भी इस नियम का उल्लंघन है, क्योंकि जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने भीतर निहित मनुष्यता को सुख प्राप्ति का साधन मात्र समझता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो कांट जो दूसरा नैतिक नियम मानते हैं, मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, इसके अंतर्गत जो है हमें मनुष्य को किसी लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए, अपितु व्यक्ति जो है मनुष्यता जो है सदैव साध्य बनी रहनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी मनुष्य को कुचलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी हम आलोचना देखेंगे कि मानवता को साध्य मानने के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमें राष्ट्र तथा समाज के कल्याण के लिए किसी व्यक्ति या समुदाय को साध्य तो मानना ही पड़ता है, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मानवता के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। तो ये इसकी एक आलोचना है कि यदि हम जो है राष्ट्र और समाज के लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति को साधन तो मानना ही पड़ता है, और यदि हम ऐसा नहीं करें तो मानवता के प्रति नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। तो इसकी भी आलोचना है। तीसरा जो नैतिकता का नियम है वो है स्वाधीनता का नियम। इस प्रकार कार्य करो कि तुम्हारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नियमों का विधायक समझ सके, अर्थात नैतिक नियमों का पालन किसी प्रकार के प्रलोभन अथवा भय के कारण नहीं, अपितु अपने बौद्धिक एवं स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। स्वर्ग के प्रलोभन अथवा नरक के भय के फलस्वरूप किया जाने वाला कर्म स्वाधीनता के नियम के विरुद्ध होने के कारण नैतिक नहीं है, क्योंकि सच्ची नैतिकता का उद्गम मनुष्य के बौद्धिक एवं स्वाधीन संकल्प में ही हो सकता है। अतः नैतिक नियम बाह्य आरोपित ना होकर आत्म प्रेरित ही होते हैं। तो तीसरा जो नैतिक नियम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार कार्य करें कि हमारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नियमों का विधायक सदस्य समझ सके, अर्थात जो भी हम कार्य करें वो किसी भय अथवा प्रलोभन के कारण नहीं करें, अपितु बौद्धिक और स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर के ही हम काम करें, अर्थात हमारी स्वाधीनता की उसमें रक्षा होनी चाहिए। वह नियम स्वाधीनता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। चौथा जो नियम है कांट के नैतिकता का वो है साध्यों के राज्य का नियम। इस प्रकार कार्य करो कि तुम अपने आप को साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य समझ सको, अर्थात सार्वभौमिकता के नियम का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक ऐसे आदर्श समाज का सदस्य समझे जिसमें सभी मनुष्य स्वयं अपने आप को तथा दूसरे को साधन मात्र न मानकर साध्य मानते हुए और एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए केवल आत्म प्रेरित नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करें। स्पष्ट है कि इस नियम में सार्वभौमिकता का नियम, मानवता को साध्य मानने का नियम तथा स्वाधीनता का नियम तीनों ही सम्मिलित हैं। इसके आदर्श मानव समाज को कांट ने साध्यों का राज्य कहा है। कांट के अनुसार आदर्श समाज का सर्वोच्च प्रशासक जो है वो नैतिकता के इन नियमों के अनुसार कार्य करता है, और इनका जो है सर्वोच्च जो है नियंत्रणकर्ता वो ईश्वर है, जो कि समस्त नियमों का विधायक है, किंतु जो पूर्णतया बौद्धिक होने के कारण स्वयं इन नियमों द्वारा शासित नहीं होता। हम इस आदर्श की ओर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम अपने स्वाधीन संकल्प से प्रेरित होकर सदैव निरपेक्ष आदेश के अनुसार आचरण करें और संपूर्ण मानवता को अपने आप में साध्य मानते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। तो ये साध्यों के राज्य का जो नियम है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूर्व के जो तीनों नैतिक नियम हैं वो समाहित हो जाते हैं, और जब ये तीनों नियमों के अनुसार हम कार्य करते हैं तो अपने आप एक आदर्श जो है समाज की स्थापना होती है, और इस आदर्श समाज का जो सर्वोच्च जो है नियंत्रणकर्ता वो ईश्वर है, और ईश्वर चूंकि बौद्धिक है और बौद्धिक होने के कारण वह इन नैतिक नियमों के द्वारा संचालित नहीं होता, और हम इस आदर्श समाज की ओर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम अपने स्वाधीन संकल्प से प्रेरित होकर सदैव निरपेक्ष आदेश के अनुसार आचरण करें और मानवता को अपने आप में साध्य मानते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। कुल मिलाकर कांट जो है इसमें
कर्तव्य पालन की बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तो स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तो नैतिकता के क्षेत्र में कांट के जो 4 नियम हैं, ये एक पुल का काम करते हैं और एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान करते हैं नीतिशास्त्र को। उनके इन 4 नियमों की भी जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई है। और ये जो चौथा जो नियम है, साध्यों के राज्य का नियम, इसकी भी आलोचना की जाती है कि कांट का यह नैतिक नियम केवल एक आदर्श कथन है। इसके अनुसार व्यक्ति को साध्यों के साम्राज्य का सदस्य समझना चाहिए, अतः यह प्लेटो के काल्पनिक आदर्श राज्य के समान है। इस प्रकार का साम्राज्य जिसमें व्यक्ति केवल साध्य हो, साधन नहीं, यह कभी भी व्यवहारिक स्तर पर जो है लागू नहीं हो सकता या व्यवहारिक रूप में जो है जगत पर नहीं उतर सकता। तो इसको पूरी तरह से तैयार करें। 4 नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।